Hello students, namaskar. Welcome to my class of social science of 9th standard English medium. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ठीक ठाक होंगे, अच्छे ढंग से होंगे और अपने फैमिली के साथ लॉन्ग वेकेशन का आनंद उठा रहे होंगे। ठीक है, तो इसी स्वागत के साथ हमारा जो नई चैप्टर है हम शुरू कर रहे हैं। सिविक्स का चैप्टर है और 9th चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, नाम काफी अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, ठीक है, लेकिन लेसन को समझना जो है वो बहुत ही आसान है। इस लेसन को हम 3 से 4 लेक्चर में हम डिवाइड करेंगे, डिपेंड करता है कि कितना टाइम जाता है, क्योंकि जनरली मैं कोई भी एक लेक्चर जो है वो जरूरत से ज्यादा लंबा नहीं होता है मेरा, ठीक है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लेक्चर में इस लेसन को हम लोग खत्म करेंगे। रफ एस्टिमेट अगर मैं देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि 3 हिस्से हैं इस चैप्टर के। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज ये दूसरा हिस्सा है, और तीसरा जो हिस्सा है उसमें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब जो पहला चैप्टर था सीरीज का, यानी कि 8th चैप्टर, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये तीनों चीजें मेंशन की गई है। हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके मुताबिक हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता है, ठीक है, तो उसमें ये 3 बातें इंक्लूड की गई है। पहली बात है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि हम सब सिटीजन्स के लिए होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज वो भी सिटीजन्स के लिए होती है, और हम यूं कह सकते हैं कि राइट्स और ड्यूटीज ये एक ही कॉइन की 2 साइड्स हैं, एक ही सिक्के की 2 बाजुएं हैं, ठीक है। और तीसरी बात जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, उनके लिए गाइडलाइन है, ऐसा हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को किस ढंग से काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत काफी भारी हमारी पॉपुलेशन है, तो इतने बड़े देश को चलाना कोई भी इवन नई आने वाली जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। इसलिए उनके लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, एक रफ एस्टिमेट, एक आउटलाइन जो बनाया गया है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है, और उस चीज को हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसका जानकारी हमें होना भी जरूरी है, इसलिए इस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे। सो बेसिकली राइट्स एंड देन ड्यूटीज एंड देन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, दोस 3 थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, तो इस चैप्टर की शुरुआत जो है वो हम करेंगे ह्यूमन राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स को समझने के लिए ह्यूमन राइट्स क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी होता है। हमारा लेसन जो है वो पेज नंबर 65 पे शुरू हो रहा है, और टेक्स्ट बुक आपको अपने हाथ में रखना है, साथ में पेंसिल या हाइलाइटर भी अंडरलाइन या हाइलाइटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स समझते हैं। तो ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच नॉट ओनली गिव अ पर्सन हिज और हर बेसिक एग्जिस्टेंस, बट आल्सो overall development to which the society helps to construct an environment which enables him or her to grow. ओके, ह्यूमन राइट्स का ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि ह्यूमन राइट्स एक बेसिक एग्जिस्टेंस के लिए बनाया हुआ राइट्स तो है, लेकिन सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। कोई भी इंसान देश में रहने वाला, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करने का उसको चांस मिले, प्लस सोसाइटी भी उसको हेल्पफुल रहे उसका बेसिक एक्सिस्टेंस बनाए रखने के लिए, प्लस उसका ओवरऑल डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही अगर हर एक इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है तो साथ ही साथ में पूरे कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उस चीज को हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, और इसीलिए क्योंकि अगर हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट ग्रोथ होगा तो पूरे देश का भी अच्छा सा ग्रोथ हो सकता है। अदरवाइज अगर इंसानों का ही ग्रोथ ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वो देश का भी विकास जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई
it is very, very essential for us to have the human rights in our country. Okay, in every democratic country the citizens are conferred with basic rights. स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इंसानों को बेसिक राइट्स दिए गए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। कोई भी देश का बात करें तो ह्यूमन राइट्स जो है वो हर एक कंट्री में होता है। और इनफैक्ट हमारा कंट्री जो है वो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया में है पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, इसलिए हर एक इंसान को बेसिक राइट जैसे हर कंट्री में दिया गया वैसे इंडिया में भी है। अ पर्सन इज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ओके, कास्ट के हिसाब से या रिलीजन के हिसाब से किसी भी इंसान का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जनरली नहीं होता है और इनफैक्ट कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है। डेमोक्रेसी जो है उसका मतलब ही वो है कि कोई भी इंसान रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन और कास्ट और एनी सोशल स्टेटस और रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, ओके, वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल, ठीक है, वो सारी बातों को ध्यान में ना रखते हुए हर एक इंसान को इक्वल ह्यूमन राइट्स दिया जाता है डेमोक्रेसी में खास करके। ओके, फिर आगे का पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं। United Nations General Assembly has declared human rights on 10th of December 1948 and that is why 10th of December is celebrated as Human Rights Day। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको बहुत और इवन जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखने लायक ये इंफॉर्मेशन है, क्योंकि 10th of December 1948 को यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स का जो ये डायरेक्टिव है वो जारी किया था। इसलिए हर साल 10th of December हर साल एज ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ओके, तो अब से आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा दिन जो है वो ह्यूमन राइट्स डे होता है। तो द आंसर इज 10th of December every year। ओके, फ्रॉम द ग्लोबल अनाउंसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स सर्टेन बेसिक एंड इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स आर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये तो वर्ल्ड की मैटर है, United Nations General Assembly, that is a global authorized body, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स का लिस्ट जारी किया। तो उसके बाद तुरंत जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 1948 के बाद ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एनफोर्स हुआ था वो तो 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो साथ ही साथ में ह्यूमन राइट्स को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया उस टाइम के बाद। तो इस तरह से जनरली इंडिया में ह्यूमन राइट्स का अगर हम बात करें तो इंडियन सिटीजन्स आर गिवन इक्वल राइट्स रिगार्डलेस ऑफ एनी कास्ट, रिगार्डलेस ऑफ एनी क्रीड, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर। ओके, सभी लोगों को समान अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत हमें प्राप्त हुए, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, अब आगे का पॉइंट हम समझेंगे जो जिसका टाइटल है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल यानी बेसिक। बेसिक राइट्स हमारे कौन कौन से हैं? तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 टाइप के बेसिक राइट्स मिलेंगे। ओके, जिसका लिस्ट मैंने बोर्ड पे लिखा है ऑलरेडी। Generally in this lecture we are going to talk about the fundamental or basic rights। तो उन्हीं को मैंने यहाँ बोर्ड पे लिस्ट आउट किया है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड वन इज राइट टू फ्रीडम, द थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम। ओके, एक्चुअली नेक्स्ट वन फोर्थ वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Okay, fifth one is cultural and educational rights। Okay, और लास्ट वाला जो है वो right to constitutional rights। Okay, तो ये 6 टाइप के हमारे बेसिक राइट्स। अब सारे के सारे 6 के 6 राइट्स का चर्चा हम जो है वो इस लेक्चर में नहीं करेंगे, वरना लेक्चर जो है बहुत लंबा हो जाएगा। पर जो फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक हो वो इस चैप्टर का सबसे लंबा टॉपिक, इसलिए इस टॉपिक को हम
दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कुछ राइट्स की चर्चा इस लेक्चर में मैं करूंगा और उसके बाद कुछ आधे राइट्स हैं पीछे जो 3 या 4 राइट्स बच जाते हैं उसकी चर्चा हम सेकेंड लेक्चर में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है राइट टू इक्वालिटी। अब ये एक्चुअली नाम से ही बहुत क्लियर है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी इक्वल। ओके, इन द आईज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ईच एंड एवरी पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी इक्वल। इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक छोटा सा स्लोगन टाइप का सेंटेंस है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ are included in right to equality. This fundamental right is the major foundation of all other rights and privileges guaranteed to Indian citizens. इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन करना है आपको कि ये फंडामेंटल राइट यानी कि राइट टू इक्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसा राइट है कि जिसको हम एक मेन सारे राइट्स का एक मेन फाउंडेशन हम उसको गिन सकते हैं। एंड it is one of the chief guarantee of the constitution of India। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो बाय बर्थ, अगर आप इंडियन हो, इंडिया में आपका जन्म हुआ है तो ऑब्वियसली आप इंडिया के सिटीजन हो, तो उसके बदौलत आपको इक्वल राइट्स का एक लाभ जो है वो मिलता है। Thus, it is imperative that every citizen of India has easy access to the courts to exercise his or right to equality। ये एक एग्जांपल है कि सपोज इस राइट का अगर हमें इस्तेमाल करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो कोर्ट या जुडिशरी सिस्टम है, सपोज आपके सामने कोई अन्याय होता है तो किसी इंडिविजुअल के सामने या तो कोई सिस्टम के सामने या इवन गवर्नमेंट के सामने भी हम कंप्लेन कर सकते हैं कोर्ट में जाकर या तो पुलिस स्टेशन में जाकर, और ये अधिकार जो है वो सबको समान रूप से प्राप्त हुआ है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ राइट टू इक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, नो पर्सन शैल बी शोन फेवरेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एक्सेट्रा। किसी भी ये फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी कास्ट या रिलीजन या लैंग्वेज वो चीज को ध्यान में ना रखते हुए किसी का यानी कि इस तरह से फेवरेटिज्म नहीं किया जाता है, सब समान होते हैं कायदे की नजर में। दे आर ट्रीटेड इक्वली एंड बाउंड टू द जनरल कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, जनरल कोर्ट ऑफ लॉ वो ऑब्वियसली हमारे लिए ही होती है। ओके, किसी भी समस्या का सलूशन पाने के लिए या तो किसी भी सिस्टम या इंसान के सामने अगर हमें कंप्लेन करना है, न्याय पाना है, तो ऑब्वियसली हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट में हम जा सकते हैं। ओके, द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स हैव सर्टेन प्रिविलेजेस। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली आपको अंडरलाइन करना चाहिए कि प्रेसिडेंट जो होते हैं राष्ट्रपति हमारे देश के, और स्टेट के जो गवर्नर होते हैं यानी कि राज्यपाल, उनको कुछ प्रिविलेजेस हैं। यानी कि ये दो पोस्ट पर जो लोग हैं, हर एक स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं वो, और हमारे जो देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है। उनको स्पेशल जिसको बोलते हैं ना कि फायदा होता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन मैं अपनी ओर से आपको दे सकता हूँ कि प्रेसिडेंट है फॉर एग्जाम्पल, जब तक अपने पद पे होते हैं तब तक उनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। आई एम मेकिंग इट वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। प्रेसिडेंट को सीधा या तो गवर्नर को पुलिस जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकती है, और कोर्ट जो है उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है। ओके, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है या तो अगर उन्होंने कोई कायदे का उल्लंघन किया है, तो उनके खिलाफ पार्लियामेंट या तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है। इम्पीचमेंट ये वर्ड है एक्चुअली, वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लोग करते हैं। वो मिलकर राष्ट्रपति को या तो राज्यपाल को अपने पद से उनको रिमूव करते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस में जब वो रिमूव हो जाते हैं, अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो उनका रिमूवल नहीं होता है, लेकिन अगर वो दोषी पुरवार होते हैं
तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के जरिए वो रिमूव हो जाते हैं अपने पद से, और उसके बाद क्योंकि अब वो अपनी पोस्ट पे नहीं है, अब वो प्रेसिडेंट नहीं है या तो फिर अभी वो गवर्नर नहीं है, तो उसके बाद पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है, उसके बाद कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो ये और इम्पीचमेंट प्रोसेस एक्चुअली किस तरह से होता है उसका डिटेल में चर्चा जो है वो आने वाले चैप्टर में होने वाला है वो तो, ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे। लेकिन बेसिकली जब तक वो ये स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है टेक्स्ट बुक में, तो उसका मतलब ये होता है कि जब तक वो अपनी पोस्ट में बने रहते हैं तब तक उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो सकती और ना ही पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो अदरवाइज बाकी सारे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, यानी कि इक्वालिटी के जरिए, ठीक है, इक्वालिटी का राइट के जरिए सभी को इक्वल माना जाता है। ओके, आगे का पैराग्राफ, इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंस द लॉ शुड प्रिवेल इक्वली। ओके, कायदा जो है वो सबके लिए समान है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन और एनी स्पेसिफिक फेवरेटिज्म शोन टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और क्लास। इस स्टेटमेंट बेसिकली रिपीट हो रहा है कि किसी भी क्लास से अगर कोई इंसान बिलोंग करता है, कोई भी सोशल स्टेटस उसका हो, लेकिन फिर भी उसको फेवरेटिज्म या तो उसको प्रमोट नहीं किया जाता है कि चलो ये तो इंसान जो है बहुत रिच है, बहुत ही रेपुटेबल इंसान है, इसलिए उनको सजा नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वो दोषी है तो उनको सजा जरूर दी जा सकती है। ठीक है, तो कायदा सबके लिए सेम होता है। एवरी लॉ शुड बी इक्वली डिसेमिनेटेड, एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल admittance in public places like shops, restaurants, hotels, public entertainment places, have equal access to roads and lakes and use of public wells and bathing tubs. Okay, कोई भी पब्लिक प्लेस हो या तो पब्लिक यूटिलिटी है, उसका समान रूप से, उसके ऊपर समान रूप से अधिकार सब लोगों का होता है। सपोज हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या कोई गार्डन में जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं। ठीक है, कोई पब्लिक बेदिंग प्लेस का अगर हम यूज करते हैं, टेंपल में जाते हैं, कोई भी पब्लिक प्लेस के ऊपर जाने का सभी अधिकार, सभी नागरिकों को समान अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नहीं जा सकते, कुछ ही लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, बिकॉज दोज आर पब्लिक प्लेसेस and each and every citizen have the right to access those places. Okay, however, the state has the right to take any special arrangement for women and children for the development of any society or educationally backward class or scheduled caste or scheduled tribes. ठीक है, कुछ खास एक पर्टिकुलर क्लास होता है सोसाइटी के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट स्पेशल अरेंजमेंट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो विमेन होती है या तो चिल्ड्रन या तो फिर कुछ जिसको समाज में हम पिछड़ी जातियां कह सकते हैं, SC ST या OBC से जो लोग बिलोंग करते हैं, तो अगर गवर्नमेंट को ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ पिछड़ी जातियां ऐसी है जो समाज के नॉर्मल ट्रेंड में नहीं आ पाई है अभी तक, ठीक है, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनका ग्रोथ करने के लिए, उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस बनाती है। ठीक है, उसके बारे में भी बाद में हमें पढ़ने के लिए आएगा, लेकिन फिलहाल एक यही एक्सेप्शन ऐसा होता है जिसको हमें समझना है कि इन सर्टेन केसेस फॉर विमेन, फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर सम क्लासेस ऑफ द सोसाइटी लाइक शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब other backward classes, the government can make special provisions for their development, for their upliftment and for their overall growth. Okay, तो ये है, in matters of state public services and opportunities have to be offered to all the citizens. जो state public service होता है, okay, public service की जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए इक्वली अवेलेबल होती है। सपोज किसी को गवर्नमेंट में
जॉब पे लगना है। तो जॉब का जो रिक्रूटमेंट होता है गवर्नमेंट का, तो उसमें जो क्राइटेरिया रखा जाता है रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू फुलफिल दोस क्राइटेरियाज, यू कैन डेफिनेटली अवेल दैट बेनिफिट ऑफ टेकिंग अप दैट गवर्नमेंट जॉब। ओके, however, the state is given permission to make a decision regarding reputed required qualification for the state services। हालांकि ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन डिसाइड किया जाए। ओके, सपोज क्योंकि पोस्ट तो अलग अलग होती है, गवर्नमेंट सर्विसेज या तो गवर्नमेंट ऑफिस जो होते हैं वहां पे काम करने वाले हजारों कर्मचारियों का आपने देखा होगा, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज काम करते हैं तो वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक क्राइटेरियाज उन्होंने फुलफिल किए होंगे, कोई पर्टिकुलर लेवल का उनका पढ़ाई होगा, या तो किसी ने कोई एग्जाम वगैरह पास की होगी, एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी उन्होंने पास किया होगा, तब जाके वो गवर्नमेंट ऑफिस में लगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही पहुंच गया और उन्होंने बोल दिया मुझे नौकरी चाहिए दे दो तो गवर्नमेंट ने दे दी, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट हैज द राइट टू डिसाइड द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया for any such government posts or jobs। जितने लेवल तक का जिम्मेदारी होता है वो जॉब में, उस लेवल का क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया गवर्नमेंट को तय करने का अधिकार होता है, ठीक है। अदरवाइज इक्वालिटी का जनरली बात हम कर रहे हैं तो वो राइट तो इंसानों के पास होता ही है। As a guarantee to social justice, अब हम आगे वाले पेज में पहुंच गए हैं, पेज नंबर 66। As a guarantee to social justice and permanent dignity, untouchability is abolished and its practice in any form is prohibited, and it's a punishable offense। Okay, पहले के जमाने में एक सोशल इवल कस्टम हमारी सोसाइटी में हुआ करता था, अनटचेबिलिटी उसका नाम है, ठीक है, अछूतपना जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो अंग्रेजों के जमाने में जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था हमारी सोसाइटी में कि कुछ जातियों के खिलाफ अनटचेबिलिटी समाज में इट वाज अ काइंड ऑफ प्रिविलेज, जैसे कि जाति के हिसाब से लोगों को ऊंचे या तो नीचे लोग माने जाते थे, तो वो ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो रिमूव किया गया। इवन ब्रिटिशर्स ऑल्सो, उन्होंने भी बहुत एफर्ट किया था अनटचेबिलिटी के न्यूसेंस को हटाने के लिए। हमारे जो बहुत सबसे महान नेता जिसको हम मान सकते हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी अनटचेबिलिटी को एक पाप के रूप में गिना था और ऐसे समाज में उन्होंने बहुत एक एफर्ट किया था अनटचेबिलिटी को निकालने के लिए, मिटाने के लिए। और अभी जो है फिलहाल उसमें जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से उसमें ऐसा लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है। कोई सोशल ग्रुप या तो कोई इंसान अगर कोई पर्टिकुलर जाति के इंसान को ऐसा समझ के लिए पिछड़ी जाति का इंसान है, उसको मंदिर में अलाउ नहीं करना चाहिए, उसको कुएं में से पानी नहीं भरने देना चाहिए, अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो वो एक ऑफेंस है और उस इंसान को डेफिनेटली सजा हो सकती है। सो दैट वे अनटचेबिलिटी, क्योंकि राइट सभी को इक्वल है तो किसी के पर्सनल या तो फंडामेंटल राइट के ऊपर इस तरह से हम अटैक नहीं कर सकते। आगे का पैराग्राफ, titles and epithets which are artificial discrimination in the society have been written। पहले के जमाने में कोई इंसानों के नाम के आगे टाइटल्स लगाए जाते थे। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है कि सर, दीवान जी, राय बहादुर, महाराज वगैरह ऐसे टाइटल्स पहले लिखे जाते थे नामों के सामने, कुछ लोगों के नामों के सामने, लेकिन अब वो अलाउड नहीं है बिकॉज ऑल द पीपल आर इक्वल। तो लेकिन रिगार्डलेस ऑफ योर सोशल स्टेटस, ओके, वो आपका पर्सनल अचीवमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका समाज में वो नाम लिख के या तो नाम के साथ आपको संबोधन किया जाएगा। हाँ, एक ये प्रोविजन जरूर है कि अगर किसी ने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया है, समाज में उसने बहुत सारा योगदान दिया है,
और कोई एक अपने अचीवमेंट के बदौलत समाज में एक इंस्पिरेशन है, ओके, तो ऐसे इंसान को अवार्ड्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, ओके। तो ऐसे लाइक अवार्ड्स हम दे सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट देती है। और परमवीर चक्र जो है इट इज अवॉर्डेड इन मिलिट्री सर्विसेज, ओके। परमवीर चक्र स्पेशली मिलिट्री सर्विसेज में कोई सैनिक अगर शहीद हो गया है या तो फिर उसने बहुत देश की ओर ईमानदारी बताते हुए बहुत ही बहादुरी से लड़ाई वगैरह किया है, ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है तो परमवीर चक्र आर्मी के बहादुर जवान को दिया जाता है, ठीक है। और कुछ एडजेक्टिव जो है वो आर्मी में दिए जाते हैं, वो एक एक्सेप्शन है, ओके। आर्मी के ही लोगों को कुछ एडजेक्टिव्स या तो उनको टाइटल्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल, दीज आर एडेड बिफोर द नेम्स इन मिलिट्री सर्विसेज, जो कि एक राइट्स ऑफ इक्वालिटी का वायोलेशन नहीं किया जाता है उसको, यानी कि आर्मी के लोगों को ही ऐसे एडजेक्टिव्स या टाइटल दिए जा सकते हैं, अदरवाइज किसी नॉर्मल पर्सन को, ऐसे इंसान नॉर्मल सिचुएशन में इंसानों को ऐसे राइट्स यानी कि ऐसे एडजेक्टिव्स नहीं दिया जाता है। द एम ऑफ द राइट इज टू फॉर्म एन इक्विटेबल सोसाइटी एंड thereby establish the rule of law in India. ओके, राइट ऑफ इक्वालिटी का मेन एम ये है कि इस स्टेटमेंट को आप अंडरलाइन करना चाहिए कि इंडिया में सभी लोग लाइक समान है, ऐसा एक मैसेज जाए और सभी अपने अपने या तो सामने वाले के अपने खुद का और सामने वाले का राइट का भी रिस्पेक्ट करें, वो इस राइट का मेन एम है, ओके। टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस, there can be different types of provisions under the law. For example, there are different laws for advocates, doctors, teachers, insurance agencies, women, juvenile, यानी कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहा है कोई भी इंसान, सपोज कोई एडवोकेट है या तो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है या कोई टीचर है, ये प्रोफेशनल जॉब्स होती हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे जाते हैं उनकी जॉब को या तो उनके टाइटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। अदरवाइज वो नॉर्मल पर्सन है, राइट टू इक्वालिटी उनके ऊपर लागू पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से इंश्योरेंस एजेंसी विमेन को और इवन जुवेनाइल्स को भी, जुवेनाइल्स यानी जो टीनेजर्स होते हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे टीनेजर्स और बच्चे जो जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन होते हैं, ओके। अब हम आगे बात करेंगे राइट टू फ्रीडम, ये भी उसके जैसा ही एक राइट है, राइट टू फ्रीडम, ओके, विच इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट फॉर अस। अब राइट टू फ्रीडम में बहुत सारी बातें आती हैं, ओके। राइट टू फ्रीडम को कुछ हिस्सों में सब डिवाइड किया जाता है, 6 हिस्सों में सब डिवाइड किया गया है, ओके, जहां पे आपको ब्रैकेट बना देना है कि ये राइट टू फ्रीडम में कौन कौन से टाइप के फ्रीडम आते हैं, उनको वन बाय वन हम समझेंगे। नंबर 1 इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, नंबर 2 is to assemble peacefully without arms, and number 3 is to form associations or union, and number 4 is to move freely throughout the territory to India, and number 5 is to reside and settle in any part of the territory of India, and the last one is to practice any profession or carry on any occupation, trade or business. इस तरह से 6 अलग अलग टाइप के राइट्स राइट टू फ्रीडम के अंडर में आते हैं हमारे लिए, ओके। अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि बेसिकली ये राइट टू फ्रीडम क्या है, तो उसको समझेंगे। दीज राइट्स आर ऑफ utmost importance for overall development of the personality and expression of the Indian citizens, ओके। इंडियन सिटीजन्स का यहाँ पे भी हम वही बात कह रहे हैं कि एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ सभी सिटीजन्स का हो पाए,
उस चीज को ध्यान में रखते हुए राइट्स टू फ्रीडम दिया जाता है सभी लोगों को। ओके, so the rights, these rights are very important for the overall development of personality and expression of Indian citizens, for harmonious working of democracy and a healthy lifestyle. Any individual cannot exercise these freedom autonomously and irresponsibly. ये स्टेटमेंट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो राइट टू फ्रीडम हमें मिल गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको मन चाहे मनगढ़ंत तरीके से उसको यूज करना है या विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको यूज करना है। हम इस देश में रह के कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो मतलब नहीं होता है राइट टू फ्रीडम। वी हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन केस इफ वी वांट टू अवेल दिस राइट, ठीक है। उसकी बात आगे करेंगे, आगे लिखा है the state can control and limit this right to freedom if they go against the welfare, peace and security of the society। मतलब साफ है कि समाज का जो वेलफेयर है, सिक्योरिटी है, वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें राइट टू फ्रीडम का उपयोग करना है। अगर गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि कोई इंसान राइट टू फ्रीडम का या तो स्वतंत्रता का उपयोग कुछ इस तरह से कर रहा है कि जिसमें समाज का वेलफेयर नहीं हो रहा है, या तो शांति नहीं हो रही, शांति का भंग हो रहा है, ठीक है, या तो फिर लॉ जो है, ठीक है, उसका वायोलेशन हो रहा है, या तो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो खराब हो रही है, सब किसी न किसी ग्रुप को या किसी इंसान को डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी एक्टिविटी से, तो उसके राइट को लिमिट में लाया जा सकता है और उसके सामने कायदे से कार्यवाही भी की जा सकती है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। एनी इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सरसाइज दिस फ्रीडम ऑटोनोमसली और रिस्पॉन्सिबली। द स्टेट कैन कंट्रोल एंड लिमिट दिस राइट टू फ्रीडम इफ दे गो अगेंस्ट द वेलफेयर, पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी। दिस हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज बीन स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ द राइट्स आर एक्सरसाइज्ड। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली वो बात लिखी गई है जो मैंने आपको पहले बोला वो चीज, और किस तरह से राइट टू फ्रीडम का इस्तेमाल करना चाहिए वो बात भी समझाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसके कुछ तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि मन चाहे ढंग से हमने हमारे फ्रीडम को एंजॉय किया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो वाला फीलिंग जो है वो दिमाग में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इंडियन सिटीजन्स हैव बीन गिवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि राइट टू फ्रीडम यानी क्या, हमें कुछ भी बोलने का और हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे आइडियाज को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये बोला है कि कुछ भी बोलने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ढंग से हम कुछ भी बोल सकते हैं। वो जो तरीका है कुछ भी बोलने का, वो तरीका सही होना चाहिए। एक साफ सुथरी लैंग्वेज, अ काइंड ऑफ क्रिस्टल क्लियर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज should be there in case if you want to express your own personal opinion. Even if you want to speak anything against the government, you can do so, but not in a bad language. Okay, ये पैराग्राफ में पूरा जो समझाया गया है उसी चीज को मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि किसी इंडिविजुअल के सामने, या तो इवन गवर्नमेंट के सामने, या तो सिस्टम के सामने, या जुडिशरी के सामने आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन वो तरीका जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरी लैंग्वेज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी इंसान को या कोई सिस्टम को या तो जुडिशरी को या गवर्नमेंट को आपने गाली दे दिया, ठीक है, बहुत सारा गालियां दे दी, तो वो राइट टू फ्रीडम में नहीं आता है। बिकॉज यू आर एंजॉयिंग द राइट टू फ्रीडम, बट एट द सेम टाइम यू आर अटैकिंग ऑन समबडी एल्सेस राइट टू फ्रीडम आल्सो, ठीक है। किसी का अपमान करना यहाँ पे नहीं आता है। आप आलोचना कर सकते हो, आलोचना और अपमान में एक फर्क है। आलोचना है क्रिटिसिज्म, नेगेटिव रिव्यू देना, ठीक है। नेगेटिव रिव्यू हम दे सकते हैं किसी भी चीज के सामने। अगर हम कहीं भी होटल में चले गए और हमने खाना खाया और वहां पे हमें खाना ठीक से यानी कि पसंद नहीं आया वहां पे, तो क्या हम ये करेंगे वहां पे
कि डिश को फेंक देंगे उठा के और मैनेजर को या वेटर्स को गालियां देंगे? नो, दैट इज नॉट योर राइट। हाँ, नेगेटिव रिव्यू देना है तो आप जा सकते हैं मैनेजर के सामने और बता सकते हैं कि भैया आप कुछ भी बोलो लेकिन हमें आपकी होटल का खाना पसंद नहीं आएगा। साथ में सजेशन भी दे सकते हैं। इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द होटल एंड द कस्टमर, वी कैन प्रोवाइड सम फीडबैक, यू नो, कि इस तरह से थोड़ा रखो तो अच्छा है। ऐसा कोई एक साफ सुथरी लैंग्वेज है। Similarly, the same case applies in case if you are trying to criticize any system of the government. You can give your opinion, but it has to be in a good language, not in a bad language. Okay? तो ये भी एक राइट टू फ्रीडम का एक रिस्पॉन्सिबल तरीका है उस राइट को एक्सरसाइज करने का। ओके ओके, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इस तरह से दिया गया है, लेकिन साथ में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना भी जरूरी है। और इसी पैराग्राफ के नीचे ऐसा लिखा है, द पर्पस बिहाइंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस थ्रू विच आइडियाज एंड ओपिनियंस आर पुट फॉरवर्ड for public and welfare has not been separately mentioned. It can be included in the right to expression. Right to expression की बदौलत हम लोग कई बार अपना ओपिनियन प्रेस में भी देते हैं। प्रेस में यानी न्यूज़पेपर में, टीवी में भी अगर हमें चांस मिलता है तो हमारा ओपिनियन हम बता सकते हैं न्यूज़ चैनल्स के जरिए। ठीक है, रेडियो पे हमारा ओपिनियन हम बता सकते हैं। ठीक है, तो वो भी ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ही आता है, उसका कोई अलग से राइट नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगेन मैं आपको एम्फसाइज करूंगा कि उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारी लैंग्वेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, बुरी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ओके, लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 66, द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ 2009 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया confers free and compulsory primary education for the children between 6 to 14 years. इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन करना है कि लास्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि आज से 10-11 साल पहले 2009 में, उसके मुताबिक ये लिखा है कि राइट टू फ्रीडम के बदौलत 6 से 14 साल की उम्र वाले सभी बच्चों को एजुकेशन पाने का अधिकार है। अगर उनके पेरेंट्स फीस नहीं भर सकते हैं तो भी even in the government schools also they can avail the facility of education in government schools for free. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसको इंक्लूड किया गया था 2009 में कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, पहले वो नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको बारी बारी से अपडेट किया जाता है समय की मांग के अनुसार, उसमें एडिटिंग होता रहता है। ठीक है, if a person is not convicted for a crime, then he cannot be sentenced to punishment or more punishment than the one prescribed in the law, cannot be given the punishment more than once, cannot be given the same convicted person. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान के ऊपर अगर गुनाह साबित नहीं हुआ है तो वो गुनाह साबित होने से पहले उसको जेल में हम नहीं डाल सकते। ओके, किसी के ऊपर अगर कोई आरोप लगा है, ठीक है, तो उसको तुरंत सजा नहीं होती, उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलता है। कोर्ट में अगर ये साबित होता है कि हाँ उसने गुनाह किया था, तो लॉ में जो डिफाइन किया है कि 5 साल की सजा या 10 साल की सजा या 7 साल की सजा, उतनी ही सजा उसको मिलनी है। उससे पहले सजा नहीं होनी है उसको, या तो फिर जो लिखा गया है कायदे में उससे ज्यादा सजा भी नहीं हो सकती है। कोई पर्टिकुलर क्राइम के लिए फॉर एग्जांपल 5 साल की सजा देने का अगर प्रोविजन है तो उसको उतनी ही सजा होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। प्लस एक ही क्राइम के लिए 2 बार या तो उससे ज्यादा बार उसको सजा भी नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब साफ है कि जब तक कोई क्राइम किसी इंसान के ऊपर पुरवार नहीं होता है, ठीक है, तब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती। ओके, दूसरी बात यह है कि नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ। हर एक इंसान को अपना जीवन जीने का अधिकार है,
किसी इंसान से उसका जीवन हम छीन नहीं सकते, ठीक है। वो तो लॉ डिफाइन करेगा कि अगर कोई इंसान क्रिमिनल है और वो प्रूव हो गया है तो उसको जेल में डाला जाए, या तो एक्सट्रीम लेवल पे अगर वो लाइक उसने क्राइम किया है तो उसको फांसी की सजा भी होती है, लेकिन वो डिसीजन पब्लिक का नहीं होता है, वो डिसीजन गवर्नमेंट का या तो लॉ का होता है, जुडिशरी सिस्टम का होता है, ठीक है। ओके, एन अरेस्टेड पर्सन हैज टू बी ब्रॉट बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ओके, किसी क्रिमिनल ने अगर कोई कानून का भंग किया है या तो कोई गुनाह किया है तो पुलिस उसको पकड़ती है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ के सीधा जेल में नहीं डाल देती है। जेल में डालती है जरूर, लेकिन विद इन 24 आवर्स के लिए होता है। 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स उसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है मैजिस्ट्रेट के सामने। फिर उसके सामने उसके खिलाफ केस दर्ज होता है, केस चालू हो जाता है, और अगर उसको जामीन मिलता है, ठीक है, अगर थोड़े लाइक बॉन्ड यानी कि थोड़ा पैसे भर के, थोड़ा सा फीस भर के उसका जामीन हो जाता है, तो वो क्रिमिनल उस वक्त फ्री हो जाता है, उसको फिर जेल में नहीं जाना होता है। हाँ, लेकिन कोर्ट में केस चलता रहता है। कोर्ट जब भी उसको आदेश देती है कि ये तारीख को आपको आना है, कोर्ट में पेश होना है, तो उस दिन उसको जाना होता है। ये सारी बातें आपने मूवीज में देखी होगी डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन तब तक, जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करती है कि इसको सजा देना है, तब तक उसको सजा नहीं देनी है। हाँ, उसको कोर्ट में जाना जरूर होता है, लेकिन एक बार कोर्ट ने फाइनलाइज कर दिया कि क्रिमिनल है, ये साबित हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली उस वक्त उसको सजा होती है। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, जो भी डिसाइड हुआ है वो, ओके, उतने टाइम तक वो जेल में रहता है। तो ये एक लॉ की मैटर है जिसमें जहां तक हो सके हम हर एक इंसान का फ्रीडम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब आगे का पैराग्राफ, पेज नंबर 67 के ऊपर एक शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, शॉर्ट आंसर के लिए भी एक आपका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, कि उसमें लिखा है, टाइटल है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? तो आपको ये आंसर देना है। इस पैराग्राफ में जो लिखा है वो सारा आपको ब्रैकेट कर देना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्चुअली क्या है, व्हाट इज, उसको समझते हैं। इफ द स्टेट एंटिसिपेट्स एनी क्रिमिनल डीड और एक्टिविटी फ्रॉम एनी पर्सन, then as a precautionary measure, that person can be detained by the state under Preventive Detention Act. अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि ये इंसान माहौल खराब कर सकता है समाज में, ठीक है, कोई वायलेंस कर सकता है, क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है ऐसा पहले का, ठीक है, कि वो एक एंटी सोशल एलिमेंट है और ऐसा पास्ट में उसने काफी सारे ऐसे कांड किए हैं, ठीक है, कि जिसमें वायलेंस उसने किया हो, तोड़फोड़ की हो, किसी को डराया धमकाया हो, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन अगर ऐसी आ जाए, पुलिस को ऐसा जरूरी लगता है, ठीक है, तो ऐसे इंसान को, भले ही उसने उस वक्त कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको पुलिस अरेस्ट कर देती है, ओके, क्योंकि पुलिस को लगता है ऐसा कि ऐसा कोई क्राइम ये कर सकता है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की बदौलत इंसान को टेम्पररी पीरियड के लिए अरेस्ट किया जाता है। इट इज ओनली फॉर टेम्पररी पीरियड। आगे बढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा है। द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज नॉट टू पनिश अथॉरिटी, इसमें पनिशमेंट देने की बात नहीं होती है, सिर्फ इंसान को क्राइम करते हुए रोका जाता है, दैट्स ऑल, ओके। तो द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज नॉट टू पनिश अथॉरिटी बट टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग एनी क्रिमिनल एक्टिविटी against state, society or any individual. गवर्नमेंट के सामने या समाज के सामने या किसी इंसान के सामने वो क्राइम ना करे, उस चीज का ध्यान में रखते हुए उसको रोका जाता है, ठीक है। अंडर दिस एक्ट अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड नॉट मोर देन 3 months। ये खास आपको याद रखना है। प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट की बदौलत पुलिस ऐसे इंसानों को मैक्सिमम 3 महीना तक जेल में रख सकती है। 3 महीने से ज्यादा टाइम नहीं रख सकती है, क्योंकि एक्चुअली उसने जब उसका अरेस्ट हुआ तो क्राइम नहीं किया था,
वो तो उसका पीछे का रिकॉर्ड खराब था, इसलिए पुलिस जानती है कि ऐसा क्राइम ये कर सकता है ये इंसान, इसलिए उसको क्राइम करने से रोकने के लिए उसको डिटेन किया था। तो वो डिटेंशन जो है वो 3 महीना मैक्सिमम पीरियड है उसका, उससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए, ये उसका खास प्रोविजन है। द डिटेंशन और ऑर्डर कैन बी कैंसल्ड based on the opinion of the judges of Supreme Court and the members of the advisory board. The state can decide the term of the detention. मैक्सिमम उसका टर्म 3 महीना होता है, लेकिन इन बिटवीन 15 दिनों में या तो 1 आध महीने में या 2 महीने में वो इंसान जो है उसको फ्री कर दिया जाता है जेल में से, और उसका फैसला जो है वो कोर्ट करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करती है, हाई कोर्ट करती है, कोर्ट के जजेस जो है वो बेसिकली जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा वो डिसाइड करते हैं कि इसको रखना है छोड़ देना है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स का बहुत ही डिटेल में डिस्कशन हो रहा है अभी, और अभी भी आने वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे, क्योंकि आज हमने सिर्फ 2 राइट्स की चर्चा की है, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। उसके बाद वाले जितने राइट्स हैं उसका डिस्कशन हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। इस लेसन का जो सेकेंड लेक्चर होगा उसमें बाकी सारे राइट्स की हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एंजॉय योर डे विथ योर फैमिली। ओके, हैव अ गुड डे।